इस लेक्चर में हम एम्पलीफायर की टाइप को करने जा रहे हैं, दैट इज एन एडवांस टाइप, और इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर का नाम है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का प्रैक्टिकली हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाते हैं। ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ये इंटरनल सर्किट होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसे जब हम प्रैक्टिकल काम लेते हैं, एक्चुअली हम एज एन ओपीएम करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरनल सर्किटरी डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है, अगर मैं उसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, जो कि एक्चुअली आप कह सकते ऑपरेशनल एम्पलीफायर डायग्राम भी ऐसा ही होता है। तो इसमें दो इनपुट्स हैं, वन इसकी आउटपुट है, वो इसकी सप्लाईज होती है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये जो एम्पलीफायर है, इट एम्पलीफाइज द डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स, इनपुट सिग्नल का काम क्या होता है कि ये दो इनपुट सिग्नल्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई, कि इसकी जो इनपुट है दैट इज नोन एज वी डिफरेंशियल इनपुट, और ये V1 माइनस पर मुश्तमिल होती है। और ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, क्योंकि ये एम्पलीफायर है तो कुछ ना कुछ गेन होगा। तो इट मींस कि इसकी जो आउटपुट होगी, तो अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो गेन है वो A है, तो वो V डिफरेंशियल टाइम्स A टाइम्स V डिफरेंशियल वुड बी द आउटपुट। जो आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो ये होगा। तो इट मींस कि इसका जो गेन है वो होता है रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज ओवर डिफरेंशियल वोल्टेज, और दैट इज नोन एज गेन। और लेटर ऑन हम इस गेन की भी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ये काम होता है। अच्छा, मजीद डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है उसकी खसूसियात क्या होती हैं, उसकी जो खसूसियत है, एम्पलीफायर हैज वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, यानी इसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा होती है, आइडियली इन्फिनिटी होती है, एंड इज वेरी हाई, वेरी लार्ज इनपुट इम्पीडेंस एंड लो, वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस, यानी कि इसकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी। और इसके अलावा इसका जो गेन है, गेन इज वेरी हाई। जब हम इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ये गेन एक्चुअली कितना होता है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है सिग्नल्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई करने की। एक सिंपल आपको रीजन मैं चाहूंगी कि यहाँ पे मेंशन करूं। अगर हम हमारे पास कोई एक सिग्नल आ रहा होता सपोज, और उस सिग्नल के अंदर कुछ नॉइस भी होती है, इलेक्ट्रिकल नॉइस भी होती है उसके अंदर, तो जब आपका ये जो जो भी आपका एम्पलीफायर है, जो भी आपका एम्पलीफायर है, बल्कि हम इसको इस तरह से बनाते हैं, ब्लॉक डायग्राम के जरिए इसको रेडी करते हैं। पहले दिस इज आवर एम्पलीफायर, कोई भी कॉमन मीटर एम्पलीफायर सपोज। तो हमने उसकी आउटपुट लेनी है, ये हमारा वी इन है, और ये उसके ऊपर ये दैट इज अ नॉइसी सिग्नल। तो क्या होगा कि इसकी नॉइस भी एम्पलीफाई हो जाएगी। Okay. So it would be yes,
अगर ये हमारा जो सिग्नल है इसको हम पॉजिटिव बना, सिग्नल इज लाइक this is the noise in it, electrical noise, and the output signal will be 180 degree out of phase. So it would be 180 degree out of phase. It will be something like that. एक तो सिग्नल जो है उसकी फेज उलट जाएगी और दूसरा इसमें इलेक्ट्रिकल नॉइस भी इसके साथ एम्पलीफाई हो जाएगी, सिग्नल में डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक होता है नॉर्मल बीएटी एम्पलीफायर का। दो ड्रॉबैक्स होते हैं, एक तो नॉइस is also amplified in a typical in a BJT amplifier, ठीक है। और secondly the signal is 180 degree out of phase, सिग्नल जो है रिवर्स हो जाता है, उसकी फेज भी उलट जाती है, तो ये भी somehow ड्रॉबैक में कंसिडर होता है। ओके तो और इसके अलावा जो है ये इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म certain mathematical operations, performs certain mathematical operations, ये certain mathematical operations भी परफॉर्म नहीं कर सकता। इनको हल करने के लिए हम एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाते हैं, यानी कि the solution is a differential amplifier। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में अगर आपके पास इस तरह की जो है वो आपके पास अगर दो इनपुट्स हैं तो और अगर पीछे से इलेक्ट्रिकल नॉइस भी आ रही है तो तब भी सिग्नल का जो डिफरेंस है दैट वुड बी एम्पलीफाइड, तो नॉइस तो पीछे ही रह जाएगी। इसका मतलब है कि सिग्नल आपका जो है वो दैट वॉन्ट बी एम्पलीफाइड अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिकल नॉइस। आपको एम्पलीफिकेशन भी मिली लेकिन आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल नॉइस उसमें से एलिमिनेट हो गई। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि देयर विल बी नो इलेक्ट्रिकल नॉइस, सिग्नल डिस्टॉर्शन इज एलिमिनेटेड, इज रिमूव्ड ड्यूरिंग एम्पलीफिकेशन, क्योंकि उसने एक्चुअल सिग्नल को नहीं करना एम्पलीफाई, उसने उनके डिफरेंस को करना है, तो इलेक्ट्रिकल नॉइस भी उसने रिमूव कर देनी है एम्पलीफाई करने से पहले। सेकेंडली आप सिग्नल इन फेज और आउट ऑफ फेज दोनों सिग्नल हासिल कर सकते हैं इससे, इन फेज एंड आउट ऑफ फेज signals can be obtained at the output, so it means के आपका जो है वो ये secondly it is able to perform mathematical operation, इसके अलावा सिग्नल गेन बहुत ज्यादा हाई होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5 या 10 to the power 6 होता है, और बहुत छोटे से सिग्नल को ये बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। सो इट मींस इसका जो गेन है इज वेरी हाई, वेरी लार्ज, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5 और 10 to the power 6। ये बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर इसका इंटरनल सर्किट है जो कि दो सिग्नल्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। इनपुट इम्पीडेंस इसकी जो है वो बहुत कम होगी, यानी कि अगर मैं इसका एक इंटरनल सर्किट बनाऊं, अगर बनाऊं तो ये इसकी इनपुट साइड है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये जो साइड है ये वाली
ये इसकी आउटपुट है, इंटरनल सॉरी आउटपुट रेजिस्टेंस है या आउटपुट इम्पीडेंस है, ये इसकी इनपुट इम्पीडेंस है। तो इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है, यानी तमाम सिग्नल जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी बड़ी होगी उतना ज्यादा उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। सिग्नल जो है वो कंप्लीटली इट इज कैप्चर्ड बाय द इनपुट बिकॉज इट्स इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी वेरी हाई, लेकिन ये आउटपुट पे कुछ भी नहीं रोकता, यानी ये पूरे सिग्नल को आगे जाने देता है। ऐसा तभी होगा जब इसकी आउटपुट टर्मिनल के अंदर मौजूद सिग्नल को नजर आने वाली रेजिस्टेंस ना होने के बराबर हो, तो फिर क्या होगा कि पूरे का पूरा जो सिग्नल है वो ट्रांसफर हो जाएगा आउटपुट की तरफ या लोड की तरफ या किसी और सर्किट की तरफ। तो ये एक एम्पलीफायर की खासियत होती है कि इनपुट पर आने वाला सिग्नल वो कंप्लीटली ड्रॉप कर लेता है अपने अंदर, और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई होती है इनपुट साइड की, और आउटपुट साइड पर सिग्नल को नजर आने वाली जो रेजिस्टेंस होती है इंटरनल एम्पलीफायर की वो ना होने के बराबर होती है ऑलमोस्ट। सो जो है सिग्नल वो यहाँ पर ड्रॉप होने की बजाय, डिसिपेट होने की बजाय कंप्लीटली अगले सर्किट को ट्रांसफर हो जाता है विदाउट एनी वोल्टेज ड्रॉप। तो इट मीन्स के इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई है, होनी चाहिए हाई इनपुट, यानी कि ये प्रैक्टिकली ये मेगा ओम्स में होती है। और ये आउटपुट जो आउटपुट इम्पीडेंस है ये वेरी लो होनी चाहिए, यानी कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओम्स। प्रैक्टिकली ये बहुत ही कम होती है और आइडियली जीरो होनी चाहिए, और यहाँ पर ये मेगा ओम्स के बराबर होती है। तो ये सारी खसूसियात हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, इसीलिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर को इस्तेमाल किया जाता है, और लेटर ऑन ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाता है, क्योंकि इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक subtraction, differentiation, integration and summation, इस तरह के ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और इवन के ये इट कैन कंपेयर टू वोल्टेज लेवल्स, कंपैरेटर के तौर पर ये एक्ट कर सकता है, तो ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। तो ये सारे इसके फायदे हैं। इसकी वजह से हम कॉमन एमिटर बीजेटी एम्पलीफायर से हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरफ आते हैं, और जितने भी कंप्यूटर बेस्ड यानी कि डिजिटल लॉजिक सर्किट्स हैं उनकी ये इब्तदा है, उनकी ये बेस है। ओके अब हम इंटरनल सर्किट इसका बनाते हैं, यानी कि इंटरनल सर्किटरी अगर हम देखें, इंटरनल सर्किट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, अगर हम इसका इंटरनल सर्किट देखें तो वो किस तरह का होगा। इसके इंटरनल सर्किट में दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर आपस में बैक टू बैक जोड़ दिए जाते हैं। एक ट्रांजिस्टर को हम कह देते हैं Q1। ओके इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा दी हमने, ये साइड है इसको हमने कह दिया कि ये V1 यहाँ पर हम दे रहे हैं, यहाँ से हम इसकी आउटपुट ले रहे हैं, कलेक्टर आउटपुट V आउट 1। ओके और इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी जो इंटरनल सर्किटरी है उसको भी हमने लगा दिया, तो वो ये हो गई RC प्लस VCC, इस तरह से दे आर रन बाय सेम सिंगल बैटरी। ओके यहाँ से हमने सेकंड की आउटपुट ले ली, कलेक्टर है ना, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, तो यहाँ पर हमें जो है ना एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा। ओके और ये हमने V2 अप्लाई कर दिया, और इन दोनों को एक कॉमन RE रेजिस्टर्स के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया VP RE रेजिस्टर, और यहाँ से हमने इसको कर दिया ग्राउंड। तो ये सर्किट है जनाब डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। तो अगर मैं इस ट्रांजिस्टर का करंट देखूं तो सॉरी दैट इज नॉट ग्राउंडेड, एक्चुअली इट इज रन बाय नेगेटिव बैटरी, यानी कि जो इसकी इनपुट लूप है उसके ऊपर अलग से बैटरी लगाई जाती है। यस सो दैट इज यहाँ पर -VEE हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये एमीटर लगी हुई है, ये एमीटर टू बेस जंक्शन की बैटरी है, और कलेक्टर की जो कलेक्टर टू बेस एमीटर जंक्शन की बैटरी अलग से है। ये फर्क होता है इसका और कॉमन एमीटर बीजेटी एम्पलीफायर का। ठीक है इसमें दो बैटरीज होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक की नेगेटिव साइड ऊपर की तरफ होती है, और पॉजिटिव साइड ग्राउंड होती है, यानी -VEE। ये इनपुट को रन करती है, इसका मतलब है कि जो बैटरी ये वाली बैटरी VEE जो है ये जो करंट देगी वो इस सर्किट को चलाएगा, ड्राइव करेगा एक्चुअली।
तो चूंकि आरसी भी आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, we call it Q2. Exactly identical parameters are connected, exactly identical transistors are paired to form a differential amplifier या coupled. ठीक है, RC1 and RC2 are also equal. जब सारा कुछ एक जैसा है तो फिर करंट एग्जैक्टली आधा आधा चला जाएगा, यानी कि Q1 ट्रांजिस्टर आधा करंट Q1 ट्रांजिस्टर ले रहा है, आधा करंट जो है वो Q2 ट्रांजिस्टर ले रहा है। अब वो करंट आया कहाँ से है? अगर हम इस करंट की बात करें कि ये करंट जो है वो कहाँ से आया है, तो हम बात एक्चुअली करने जा रहे हैं इसके डीसी एनालिसिस की, डीसी एनालिसिस ऑफ द सर्किट। तो सपोज हम Q1 की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा रन Q1 हो रहा है, जो ऑपरेशन Q1 का है वही ऑपरेशन Q2 का है। तो अगर Q1 की बात कर लें तो Q1 जो है वो कुछ इस तरह से काम कर रही है। ओके, डीसी एनालिसिस की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो ये इस तरह तरीके से होगी। ये माइनस VEE बैटरी है। तो ट्रांजिस्टर Q1 है, तो इस सर्किट के अंदर जो फ्लो करने वाला करंट है वो IE है। ओके, और अगर हम इसका लूप इक्वेशन इसकी लिखें तो दैट वुड बी इक्वल टू अप्लाइंग KVL। उसी तरह से हम KVL इक्वेशन इसकी लिख लेते हैं, तो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस VEE विल बी इक्वल टू IERE, और इसमें जो ट्रांजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है VBE के इक्वल प्लस। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट IE in other words we can write it like minus VEE rather plus VEE minus IERE minus VBE इक्वल टू 0, और यहाँ से हम IE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो IE अगर मैंने करंट देखना हो कि सर्किट का ड्राइविंग करंट कितना है, तो दैट वुड बी VEE माइनस VBE पावर RE। इसी को रीअरेंज करने से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अब जो ट्रांजिस्टर जो करंट Q1 ड्रॉ कर रहा है वही करंट Q2 ड्रॉ कर रहा है। ये टोटल करंट है जो बैटरी ने दिया है। तो अगर ये टोटल करंट है जो बैटरी ने दिया है, तो इसका मतलब है कि IE जो है वो यानी कि IE1 वुड बी इक्वल टू IE2, यानी कि Q1 का इनपुट लूप का करंट और Q2 का इनपुट लूप का करंट, ये एग्जैक्टली टोटल बैटरी के करंट का हाफ होगा। और इसी तरह से इस सर्किट के अंदर चूंकि ये आपकी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है एक किस्म की, यहाँ पे हमने ग्राउंड एक्चुअली दिखाया नहीं है, बट ये जो सर्किट है इसका जो ग्राउंड जो है आप या नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू द बेड, नहीं, बेसिकली हमारा जो ये जो RE के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। यस, वी डोंट हैव एनी ग्राउंड इन दिस सर्किट। यस, later on we will discuss
ग्राउंड कैसे इसका बनता है, तो हम इसमें कोई ग्राउंड नहीं है। यस ठीक है, ऑल राइट। बेस करंट इंतहाई कम है, और चूंकि मीटर पे बैटरी लगी हुई है, इस केस के अंदर वो जो मीटर वाइज कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें हमने देखा था कि आई सी बराबर है आई ई के, और आई बी इस केस के अंदर नियरली जीरो होता है, बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। ऑल राइट, तो इसके अलावा इस सर्किट में आई सी और आई ई की रेशो को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई बी की हम बात नहीं कर रहे। तो आई सी और आई ई को अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली कलेक्टर भी आधा आधा करंट ले जाएंगे, कलेक्टर भी जो है वो उनके करंट्स भी सेम होंगे, यानी कि IC1 भी IC2 के बराबर है, क्योंकि RC1 RC2 के बराबर है। तो जो जितना करंट आधा जो है वो इनपुट लूप में, उसी तरह से आधा आधा करंट जो है वो आउटपुट लूप में होता है दोनों सर्किट्स के। और IC1 यहाँ से इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हम IC1 या IC2 की कीमत निकाल सकते हैं, जो कि अल्फा IE1 और अल्फा IE2 के बराबर होगा। So it means के it can be either अल्फा IE over 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो IE करंट जो टोटल बैटरी का करंट था उसके हाफ के बराबर थे। ओके, तो IC1 IC2 भी हमने निकाल लिया, IE1 IE2 भी हमने निकाल लिया। ओके, और अल्फा आपको पता है अल्फा नियरली 1 होता है, ये भी हम पिछले लेक्चर्स में इस किस्म की सर्किटरी के लिए डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फा नियरली 1 होता है, जिसकी वजह से हम IC को IE के बराबर ले रहे होते हैं। ठीक है, वैसे अल्फा 1 नहीं होता, अल्फा प्रैक्टिकली तकरीबन 0.998 करके होता है, इस तरह से वैल्यूज होती है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर शो भी कर सकते हैं, या अगर अप्रोक्सीमेट ले लें तो शो नहीं भी करेंगे। ओके, अब हम अगर देखें कि कलेक्टर के ये आउटपुट वोल्टेज है बेसिकली, तो इसको हम V01 कह सकते हैं, और दैट इज VCC माइनस ICRC, और ये VCC माइनस, ये इक्वेशन आपको पता है IE/2 इंटू RC, और इसी तरह से V02 जो है वो भी यही होगी IE/2 इंटू RC, जो एग्जैक्टली V01 है, यानी कि Q1 की आउटपुट है, उसी तरह Q2 की आउटपुट होगी, सेम होगी, लेकिन फर्क सिर्फ एक जगह पर होगा, और वो फर्क सिर्फ ये होगा कि V1 है वो sometimes that would be equal to minus V0, and in other cases it would not be like that, it would be same. तो ये तो पॉइंट्स हैं, यहाँ से हम इसको इस सर्किट को, और इसका मतलब है कि ये जो सर्किट है जिसकी आउटपुट दो तरीके से हम ले रहे हैं, इट मींस के दिस सर्किट द डिफरेंशियल एम्पलीफायर works in two modes. One is common mode and the other is differential. The other is differential mode.